तो दोस्तों आज हो गया 2 अक्टूबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया। लोग सोचते थे कि तकनीक गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि तकनीक हर घर तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि देश के 13 शहरों में 5G सेवा का शुभ आरंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की 21वीं सदी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 5G तकनीक दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाएगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें कि उन्होंने कल ही अपना नामांकन दर्ज कराया था। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके समर्थन करने के लिए उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ऐसे में उनकी जीत की संभावना काफी प्रबल है। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने दशहरा से पहले SC/ST समाज को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में ST की 10% आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी गुजरात के सत्ता में आने पर हर गाँव में सरकारी स्कूलों का निर्माण करेगी और कच्छ जिले के हर कोने में नर्मदा का पानी पहुंचाएगी। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर कच्छ जिले के गांधीधाम कस्बे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। गुजरात चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्र मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने शनिवार को अहमदाबाद की एक सभा में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सपनों का सौदागर बताते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा कि गुजरात और गुजराती लोगों को नर्मदा बांध के पानी से वंचित करने की साजिश रचने वालों का समर्थन करने के लिए इस राज्य की महिलाएं कभी भी केजरीवाल को वोट नहीं देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक तनाव और विवाद पैदा करने वालों पर पुलिस गंभीरता से निगरानी रखें और कोई भी गड़बड़ी होने की स्थिति में तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। राज्य में अफवाह और नफरत फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को अपराध को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइबर सेल को अलर्ट किया और पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष सऊद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बिल्किस बानो और अंकिता मर्डर केस पर बीजेपी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि सऊद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को गुजरात के अंबाजी में आयोजित रैली में नारी शक्ति के सम्मान पर भाषण पर तंज कसा है। असउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम साहब कृपया बिल्किस बानो और अंकिता के परिवार से मिले, हो सकता है कि वो आपसे कुछ कहना चाहें। मायावती का बड़ा सवाल PFI अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो RSS पर प्रतिबंध क्यों नहीं। जी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण से प्रेरित बताया और RSS पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन किया है। सर्दियों में दिल्ली की आबो हवा साफ रखने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुक्रवार को 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। यह विंटर एक्शन प्लान 1 अक्टूबर से दिल्ली में लागू हो जाएगा। इस पूरे एक्शन प्लान को लागू कराने के लिए करीब 1500 निगरानी टीम दिल्ली भर में अलग अलग काम के लिए तैनात की जाएगी। इसके लिए वाहन प्रदूषण, धूल प्रदूषण, पटाखों पर प्रतिबंध के साथ भीड़ वाली सड़कों पर भीड़ कम करने की भी तैयारी की है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को राजनीति में आने की अटकलों को विराम देते हुए कहा है कि वो ना तो सक्रिय राजनीति में शामिल होंगे और न ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सत्यपाल मलिक जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो किसानों के हित में काम करेंगे और जब भी किसानों को जरूरत होगी वो किसानों को अपना समर्थन देंगे। भारत के नए संसद भवन में लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा है कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है
दरअसल आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति स्थापित की गई थी। राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर भी सवाल उठाए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को सत्र में विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी निंदा की और कहा है कि जो कांग्रेस विधायक अब उंगली उठा रहे हैं उन्होंने एक फर्जी सीएम के साथ काम किया है। पिछली सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। भगवंत मान ने सत्र में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो नकली सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम कर रहे थे वे अब सत्र में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार से याचिका पर जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि नगर पालिका की सफाई मशीन न लौटाने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आजम खान के खिलाफ रामपुर के अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को फिर लिखा पत्र, विकास कार्यों के लिए मांगी पेड़ों को काटने की अनुमति। जी आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेड़ों की कटाई और उनके स्थानांतरण की अनुमति देने में अनावश्यक देरी की ओर इशारा करते हुए पत्र लिखा है। एलजी ने लिखा है कि इस देरी से दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं ठप हो गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूक्रेन के 4 राज्यों को अपने देश के साथ विलय कर दिया है। पिछले साल से यूक्रेन के साथ चल रही जंग में ये रूस के लिए सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पुतिन ने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका पर लिमिटेड नोटिस जारी किया है, जिसमें इस साल 3 फरवरी को उनके वाहन पर गोली चलाने के आरोपी 2 व्यक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि यह विचार करने के लिए लिमिटेड नोटिस जारी किया जाता है कि क्या हाईकोर्ट को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाना चाहिए। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने उन्हें पीड़िता के रूप में सुने बिना आदेश पारित किया। अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावेदारी के बीच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय दल बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद में 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय दल से पर्दा उठ जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। केसीआर की ओर से राष्ट्रीय पार्टी के नाम और उसके संरचना को लेकर पहले से ही काम किया जा रहा था। अब विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय पार्टी की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। अशोक गहलोत के हाथ से कांग्रेस अध्यक्ष का पद जा चुका है, लेकिन अब राजस्थान सीएम पर भी संशय बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राजस्थान सीएम पर 2 दिन में फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी इस पर फैसला लेगी। वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल शाम तक इंतजार कीजिए, अंतिम नामों की सूची आपके सामने होगी। आतंकी गतिविधियों के साथ संपर्क में रहने और देश विरोधी कामों में संलिप्तता पाए जाने पर केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा चुकी है। गुरुवार को केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई को 2 सप्ताह में 5.20 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश पिछले सप्ताह समूह के परिसरों और इससे जुड़े लोगों के छापे के खिलाफ बंद के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सुनाया है।